हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके पहले हमने प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी की देखी, तो बिना उस चैप्टर को समझे इस चैप्टर को आप नहीं समझ सकते। तो पहले आप जाओ उस चैप्टर को देख लो, इसके बाद ही इस लेक्चर को देखना, तभी आपको चीज़ें आज समझ में आएंगी। तो क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Biotechnology, you would have learned from the previous chapter, essentially deal with industrial scale production of biopharmaceuticals and biological using genetically modified crop microbes, fungi, plant, animals। तो बायोटेक्नोलॉजी जो हम प्रीवियस ईयर चैप्टर पढ़े तो उसमें हमने क्या देखा, हम इंडस्ट्रियल स्केल पे या बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करा रहे हैं डिज़ायर प्रोडक्ट का। जैसे जो प्रोडक्ट है हमारा क्या क्या, जैसे बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में थ्रू दी बायोटेक्नोलॉजी। और किसका यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम जीन का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं माइक्रोब्स में, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स में। तो उनमें क्या कैसे जीन का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हम अपना डिज़ायरेबल जीन इनमें इनमें होस्ट में डाल रहे हैं, ठीक है। और हम लार्ज अमाउंट में उनका प्रोडक्शन करा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स थेराप्टिक्स, डायग्नोस्टिक, जनरली मॉडिफाइड क्रॉस फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड, बायो रिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है वो क्या एप्लीकेशन जो है कहाँ कहाँ पर है, जैसे थेराप्टिक्स में, डायग्नोस्टिक्स में, और जो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं उस क्रॉप ऐसा बना रहे हैं कि जिसमें अच्छी वैरायटी और हाई यील्डिंग प्रोडक्ट मिले, इसलिए उनमें जीन का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। एंड बायो रिमेडिएशन एंड वेस्ट ट्रीटमेंट, जो वेस्ट जो पूरी जैसे सिटी एरिया में बहुत ज़्यादा वेस्ट निकल रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, अगर नहीं अदरवाइज़ बहुत सारी महामारी फैलेगी, बीमारियों की। तो इसके लिए इनका ट्रीटमेंट करते हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन, जो एनर्जी एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, सारी चीज़ें का यूज का प्रोडक्शन हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। तो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया बायोटेक्नोलॉजी का थ्री एक क्रिटिकल रिसर्च हुआ है, जैसे किया है। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजली माइक्रोब्स एंड प्योर एंजाइम्स। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम बेस्ट कैटलिस्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिससे हम अच्छी प्रोडक्शन या बहुत ही फास्ट प्रोडक्शन ऑब्टेन करें। इसके बाद ऑप्टिमम कंडीशन वाली कैटलिस्ट हम लोग क्या करें, इंजीनियरिंग के थ्रू जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है उनके लिए ऑप्टिमम कंडीशन बना रहे हैं, ऑप्टिमम कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं कैटलिस्ट के लिए, ठीक है। जो कैटलिस्ट होते हैं बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, डीनेचर्ड होता है, तो उनके लिए ऑप्टिमम कंडीशन किसके थ्रू हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हो रहा है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस अभी हमने पिछले चैप्टर में देखा है, व्हाट इज़ द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में जो मार्केटिंग से पहले जो चीज़ें की जाती हैं, उनका प्यूरिफिकेशन, टेस्टिंग वगैरह की जाती है, तो ये सारी चीज़ें डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ये सब भी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है। तो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग की लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ, उनकी क्वालिटी में लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव हुई थ्रू दी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम फूड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया और हेल्दी लाइफ भी इम्प्रूवमेंट हुई ह्यूमन बींग की। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है, तो एग्रीकल्चर में ना हम जो है 3 टाइप से कर रहे हैं। 3 ऑप्शन है एग्रीकल्चर करने के लिए, जिससे हम फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक एग्रोकेमिकल बेस्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर जो हम कर रहे हैं केमिकल के बेस पे। दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक में हम क्या कर रहे हैं, जैसे कौन से जो ऑर्गेनिक सड़े गले पदार्थ हैं उनका यूज़ कर रहे हैं एज अ फर्टिलाइज़र एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। और इसके बाद हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कर रहे हैं, जीन में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो इन थ्री स्टेप या
थ्री प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में फूड का। तो एक एग्रोकेमिकल बेस्ड, दूसरा ऑर्गेनिक बेस्ड। तो ऑर्गेनिक वेस्ट में कुछ भी आ सकता है हमारे घर में, जो रोज वेजिटेबल्स में लार्ज अमाउंट में क्या ऑर्गेनिक वेस्ट निकल रहे हैं, जिसका यूज हम फर्टिलाइजर की तरह कर सकते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो सबसे बेस्ट टेक्निक है फॉर एग्रीकल्चर। अच्छा, उससे अब हम देख रहे हैं आगे के पॉइंट्स को। उसके पहले आप ग्रीन रिवोल्यूशन तो सुना ही होगा। व्हाट इज़ द ग्रीन रिवोल्यूशन? तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो कब आई थी, 1950 के लगभग, मिड 20 सेंचुरी में आई थी। तो उस समय क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा फूड जो था डिमांड बढ़ गया था, क्योंकि ह्यूमन का जो पॉपुलेशन था बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया था, जिसके वजह से फूड की जो नीड थी वो कंप्लीट नहीं हो रहा थी। इसके लिए, उस नीड को कंप्लीट करने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ। और इस ग्रीन रिवोल्यूशन में जो नॉर्मल फूड या क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा था, उसका 3 टाइम ट्रिपलिंग करा दिया। 3 टाइम ज़्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से फूड का प्रोडक्शन हुआ। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, ये फूड। लेकिन फिर भी ये जो है इनफ नहीं था ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा एक्सप्लोड हो गई कि फिर भी इतना फूड का इंक्रीमेंट करने के बाद भी ये सफिशिएंट नहीं रहा पॉपुलेशन के लिए। तो इसके लिए और ज़्यादा इंक्रीज किए गए यील्डिंग को। तो इंक्रीज द यील्ड have partly been due to the improved crop variety, but mainly due to the use of better management practice and use of agrochemicals। तो और भी ज़्यादा जो जो इंक्रीज किए प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट हम लोग किसके थ्रू है। तो एक तो हम लोग जो क्रॉप है वो ऐसी वैरायटी का लें कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करे, और उनका उसके बाद हमें अच्छा मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। सीजनली कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें साइंटिफिक तरीके से उनका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके बाद एग्रोकेमिकल बेस्ड हम लोग फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड भी यूज करें। तो इससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा क्रॉप का। तो इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली इंक्रीज हो गई यील्ड फूड क्रॉप का या फूड का। और फिर इसके बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। क्या प्रॉब्लम आई? फार्मर्स इन डेवलपिंग वर्ल्ड्स एग्रोकेमिकल आर ऑफ्टन एक्सपेंसिव एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विथ एग्जिस्टिंग वैरायटी नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तो ये जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर था, इससे क्या, जो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे थे, जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे थे, काफ़ी एक्सपेंसिव था फार्मर्स के लिए। भाई फार्मर कितना, उनका ये वही तो आमदनी है, और उसी में भी अगर फर्टिलाइजर इतना एक्सपेंसिव है तो वो उगा ही नहीं सकते, फिर वो क्या करेंगे, वो ग्रो ही नहीं करा सकते। तो उनका एग्रीकल्चर जो है वो डाउन टू होने लगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम थी कि इतना यील्डिंग इंक्रीमेंट होने के बाद भी हमें और ज़्यादा इंक्रीमेंट चाहिए था फूड के प्रोडक्शन में, और जो कि ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग से पॉसिबल नहीं था। कन्वेंशनल मतलब जो पहले से हम लोग ब्रीडिंग कराते थे ना, कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो पारंपरिक तरीके से हो रही थी, तो उस तरह से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। हमें कुछ नया मॉडर्न तरीके का टेक्निक चाहिए, जिससे अल्टीमेटली फास्ट यील्डिंग करा दे फूड का। तो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल टू कीप pace with demands and provide the sufficient fast and efficient system for crop improvement. Another technology called tissue culture got developed। तो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग के थ्रू हम लोग, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग बोलो या कन्वेंशनल ब्रीडिंग, इनमें क्या होता है, ये दोनों एक ही है। तो इससे क्या हुआ, सफिशेंट जो प्रोडक्शन हुआ वो सफिशेंट नहीं रहा। तो अभी भी डिमांड लोगों की कंप्लीट नहीं हो पाई, हमें और ज़्यादा भी क्रॉप का इम्प्रूवमेंट कराना था। तो एक दूसरा टेक्निक आया जिसे कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर में क्या हुआ था, टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या किए, हम लोग ना कोई प्लांट का कोई एक भी पार्ट लिया और उस पार्ट से पूरे होल प्लांट का रीजनरेशन करा दिया, ठीक है। ये काम कर रहे थे। इससे क्या हो रहा है, बहुत कम समय में हम लोग एक प्लांट के लगभग हर यूजफुल पार्ट लेके और बहुत सारे लार्ज अमाउंट में प्लांट का प्रोडक्शन करा सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लांट, तो इससे क्या हुआ, एक्सप्लांट से जो कैपेसिटी होती है टू जनरेट होल प्लांट, उसे कहते हैं टोटीपोटेंसी, ठीक है। इसके लिए जो कंडीशन होती है प्लांट
कि एक्सप्लांट क्या होता है, जैसे रूट टिप, शूट टिप, ठीक है, एम्ब्रायो, ये सारे पार्ट से क्या होंगे, पूरे नए प्लांट का रीजनरेशन हो जाता है। तो ये रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है उसे बोलते हैं टोटिपोटेंसी। तो इसके लिए ना वो कहाँ पे ग्रोथ किया जाता है, इसको उस एक्सप्लांट को एक टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है, उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। और इसके लिए स्टेराइल कंडीशन भी चाहिए, कोई डिजीज वगैरह नहीं चाहिए। यू विल लर्न द अकम्प्लिश इन हायर दिस क्लास। हम आगे की क्लासेस में और भी अच्छे से इस चीज़ों को पढ़ेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड कार्बन सोर्सेज सच एज सुक्रोज एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, अमाइनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स। ठीक है, तो ये जो टोटिपोटेंसी ये जो है, या हमें क्या बोल रहे हैं, टिश्यू एग्रीकल्चर जो है, उनके लिए हमें वो टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं, तो उसके लिए हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो ज़मीन पे या उनको क्या है, सॉइल में तो है नहीं, जिसकी वजह से उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। तो सॉइल में ऑलरेडी सारे उनके लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट रहते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करें, टेस्ट ट्यूब में कराने तो न्यूट्रिएंट उनमें डालना पड़ेगा अलग से। तो जो न्यूट्रिएंट होगा वो क्या होगा, जैसे सुक्रोज डालेंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन्स, अमाइनो एसिड एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन। पिछले चैप्टर में हमने ये चैप्टर हमने पढ़ चुका है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें था ये हार्मोन। तो ये सब क्या है, ये इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इज पॉसिबल टू अचीव द प्रोपेगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो इस मेथड के थ्रू क्या होगा, लार्ज अमाउंट में हमें प्लांट का प्रोडक्शन होगा इन शॉर्ट ड्यूरेशन। दिस इज मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में लार्ज नंबर में प्लांट का प्रोडक्शन जो कराते हैं, जैसे 1000 में प्लांट का प्रोडक्शन कराते हैं थ्रू दी टिश्यू कल्चर, उसे कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में 1000 से भी ज़्यादा प्लांट का प्रोडक्शन कराए तो उसे कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वेयर ग्रोन, दैट इज दे आर सोमा क्लोन। तो क्या जो पेरेंटल प्लांट होंगे उसी के पार्ट से ही क्या हुआ, नए प्लांट का फॉर्मेशन हुआ है। तो वो एकदम क्या हुआ, अपने पेरेंट की उनका जीन और उनके पेरेंट का जीन, प्रोजनी और पेरेंट का जीन क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इसे कहते हैं सोमा क्लोन, इसे कहते हैं सोमा क्लोन। तो मेनी प्लांट जैसे फूड प्लांट लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल, इट हैव बीन प्रोड्यूस ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड। तो जो टोमेटो हुआ, बनाना हुआ, एप्पल हुआ, उनमें क्या होता है, वो जो एक पार्ट, प्लांट का एक पार्ट है, वहाँ से दूसरे जो प्लांट बने उसी प्लांट का लेके पेरेंटल प्लांट से दो प्रोजनी प्लांट बना, क्या होगा, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। और ये सब इसे कहते हैं सोमा क्लोन। ये देखने को मिलता है टोमेटो में, बनाना, एप्पल, ये अपने पेरेंट्स के एकदम सिमिलर होंगे जेनेटिकली। ट्राई टू विजिट अ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। अच्छा, हाँ, जाके देखो और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग समझो। हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर का भी। इससे हम लार्ज अमाउंट में प्लांट का प्रोडक्शन कराने हैं और उससे लार्ज अमाउंट में फूड या क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है। अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इज रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम द डिजीज प्लांट। एक दूसरा मेथड एप्लीकेशन भी है कि हम लोग जो कोई प्लांट है, मान लिया कोई प्लांट है और उसमें क्या है, डिजीज़ हो गए, तो उसके थ्रू हम जो प्लांट, जो उनकी प्रोजनी होगी वो डिजीज़ फ्री होगी, उनमें कोई डिजीज़ नहीं होगा। पेरेंट को है डिजीज़ बट प्रोजनी को नहीं होगा। ऐसा कौन सा मेथड करेंगे कि नहीं होगा? तो ऐसा तब होगा जब हम उस डिजीज प्लांट्स का मेरिस्टेम पार्ट ही लेके नया प्लांट का ग्रोथ करा ले। ठीक है, नए प्लांट का रीजनरेशन या ग्रोथ करा ले। तो मेरिस्टेम जो होता है, मेरिस्टेम क्या करता है हमें पता है, हम एनाटॉमी चैप्टर पढ़े हैं, तो उसमें क्या था, मेरिस्टेम क्या होता है, ग्रोथ कराता है प्लांट का। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ एपाइकल एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ देखने को मिलता है प्लांट में। और एक्सिलरी मेरिस्टेम, एक्सिलरी जो बर्ड होता है इसमें भी
क्या होता है ये सब, इस यहाँ पे एक्सरी बर्ड अपाइकल रूट एंड यहाँ पे मेरिस्टेम टिश्यू होता है, जिसकी वजह से प्राइमरी ग्रोथ होता है प्लांट का। और इसी मेरिस्टेम को लेके हम कोई डिजीज प्लांट है उसका मेरिस्टेम पार्ट लेके जो नया प्लांट बनाएंगे वो उसमें डिजीज नहीं होगा। तो जो मेरिस्टेम हमने लाया वो कि कहाँ पे ग्रो कराते हैं, वो मेरिस्टेम टिश्यू लाया और उसको डाल दिए विट्रो में, ठीक है, इन विट्रो में, और उससे वायरस फ्री प्लांट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस मेरिस्टेम का यूज करके हम न्यू प्लांट का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वो कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं, जैसे बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो। साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम द प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लास्ट। तो कि साइंटिस्ट ने और एक मेथड देखा जिसमें उन्होंने क्या किया, कोई एक प्लांट है, कोई प्लांट है, उसका एक सेल निकाले और उसके सेल वाल को डाइजेस्ट कर लिया, उसके सेल वाल को रिमूव कर दिया। एक सेल है, हाँ एक चीज़ इस लाइन को बताने से पहले आप यू कैन अंडरस्टैंड कि एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, यू नो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल को हम क्या बोलते हैं, दोनों को मिला देंगे तो क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। अब समझ में आया, सेल के अंदर का पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो हम सेल लिए, एक सेल लिए, ठीक है, सेल का सेल वॉल रिमूव कर दिया, अब रह गया उसमें क्या, प्रोटोप्लास्ट वाला पार्ट। तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है, प्रोटोप्लास्ट हमें पता है सराउंडेड होता है, सेल वॉल के अंदर साइड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल सबसे आउटर लेयर सेल वॉल, फिर अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर होता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लास्ट जो होगा, इस तरह से हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट वैरायटी के, एक प्लांट है दूसरे प्लांट है, दोनों का प्रोटोप्लास्ट लेके हमने दोनों का फ्यूजन करा दिया, दोनों का मिक्स करा दिया प्रोटोप्लास्ट, इसका प्रोटोप्लास्ट और इसका प्रोटोप्लास्ट मिक्स कर दिया, और उससे जो नई वैरायटी का प्लांट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन होगा, और फिर उसको हम ग्रो कराएंगे और उससे हमें न्यू हाइब्रिड या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो बना, ये जो हाइब्रिड बना उसको हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिड क्यों, ये जेनेटिक हाइब्रिड थे, नहीं सोमैटिक है, हम सेल ही तो लिए, ठीक है। वाइल द प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अगर उस हाइब्रिड को क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड, और उस प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इमेजिन ए सिचुएशन में प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज विद टोमेटो एंड दे ग्रो टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो इसी तरह ये जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या कि एक और एग्जांपल देखें, जैसे एक पोटैटो प्लांट है, पोटैटो प्लांट का जो एक सेल है, दूसरे टोमेटो प्लांट का एक सेल है, दोनों के सेल वाल को रिमूव किया और उनका प्रोटोप्लास्ट लिया। तो एक प्रोटोप्लास्ट पोटैटो का, दूसरा प्रोटोप्लास्ट टोमेटो का, दोनों का क्या कर दिए, मिक्सअप कर दिए, दोनों का मिक्सअप कर दिए। तो जो नया प्लांट बनेगा उसका नाम क्या रखेंगे, पोमैटो। पोमैटो जो होता है वो कैसा होगा, एकदम इसका कलर एकदम किसकी तरह होगा, टमाटर के जैसे ही होगा, टोमेटो की तरह, बट ये हार्ड हो जाएगा पोटैटो की तरह, ठीक है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक इस पोमैटो में आ गए हैं, ठीक है। हमें जो चाहिए, हम जब दो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट को या दो डिफरेंट वैरायटी को मिक्सअप करते हैं और जो नया हाइब्रिड बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं जो नया हाइब्रिड बना वो हमारे अकॉर्डिंग ही बना, हमारे डिज़ायरेबल करेक्टर ही उसमें आए। हम जो नहीं चाहते अनडिज़ायरेबल करेक्टर भी आ सकता है उस हाइब्रिड में, ठीक है। Is there any alternative path? Our understanding of genetics can show that farmer may obtain maximum yield from their yields. कोई और अनदर पाथवे जिसके थ्रू क्या करे, जो फार्मर हैं उनमें, फार्मर के जो क्रॉप्स हैं या जो एग्रीकल्चर है उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में फूड का प्रोडक्शन हो, ऐसा कोई कंडीशन लाओ या ऐसे कोई पाथ लाओ जिसकी वजह से फार्मर खूब ज़्यादा यील्डिंग करे क्रॉप का। तो हाँ, ये एक कंडीशन है, वो है, इज देयर एनी वे टू मिनिमाइज द फर्टिलाइजेशन एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट आर रिड्यूस। क्या कोई ऐसी कंडीशन या है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो फर्टिलाइज़र और केमिकल का यूज करना ही बंद कर दे और फिर भी प्रोडक्शन अच्छा हो। तो अगर ये फर्टिलाइज़र और केमिकल का यूज करना बंद कर दिए तो क्या होगा, इन्वायरमेंट हमारा जो होगी काफ़ी सेफ हो जाएगा, ठीक है।
इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए हम फर्टिलाइज़र यूज ना करें और इन्वायरमेंट भी हेल्दी रहे और इस हमें लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन भी मिले, तो इसके लिए एक ही पाथवे जाता है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन में ही मॉडिफिकेशन कर दो, क्रॉप के जीन में ही मॉडिफिकेशन कर लो, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन है इसका, हम बिना फर्टिलाइज़र वगैरह यूज किए भी अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करके। प्लांट हुआ बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल हुज जीन हैव बीन अल्टर्ड बाय द मैनिपुलेशन कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। तो प्लांट हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंजाई, एनिमल, ये सब जो ऑर्गेनिज्म है इनकी जीन का हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इनकी जीन में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेन या वैरायटी को हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं और डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हम अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होते हैं उनका यूज हमारी लाइफ में बहुत है। अच्छा, क्या क्या यूज है ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। क्रॉप, जो अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का हम प्रोडक्शन का यूज करके हम प्रोडक्शन ले लें तो उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। क्रॉप मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस। तो अगर क्रॉप जो है अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड है, डिज़ायरेबल जीन है उसमें, तो वो क्या होगा, क्रॉप जो होगा बहुत ज़्यादा टॉलरेट करेगा अबायोटिक स्ट्रेस को। वो ज़्यादा कोल्ड को सह सकता है, ज़्यादा ड्रफ को सह सकता है, ज़्यादा सॉल्ट को मतलब वो सह सकता है। एंड हीट कंडीशन में भी वो मतलब ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। रिड्यूस द रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, जो केमिकल का यूज है उसको ख़त्म कर दिया, इसको उसकी ज़रूरत नहीं है। हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अच्छा, बहुत सारे ऐसे क्रॉप हैं, हमने उसको क्या कर जर्मिनेशन कराया, उनका पूरा अच्छा मैनेजमेंट किया, सारा सब कुछ किया, बस और उसमें ग्रेन वगैरह भी आ गए, बट उसके बाद भी लॉस हो जाते हैं। ग्रेन आने के बाद या फूड प्रोडक्शन होने के बाद भी लॉस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वायरस, फंजाई, पेस्ट, वो सब पेस्ट वगैरह क्या होते हैं, आ जाते हैं और पूरे लॉस कर देते हैं। जैसे कैटरपिलर और भी बहुत सारे बर्ड्स जो हैं लॉस कर देते हैं हमारे क्रॉप्स को। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय द प्लांट। तो जो प्लांट है वो मिनरल का यूजेस काफ़ी एफिशिएंसी से कर ले, ऐसा, ठीक है। दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इससे क्या होगा, अगर प्लांट जो उसके सॉइल इस जो उनका मिनरल यूज करें वो अगर वो उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, तो क्या होगा, जो उन सॉइल में है, जिस सॉइल में वो हैं, वो उसका फर्टिलिटी बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। इनहेंस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है तो हमारा सबसे ज़्यादा मोटिव होता है कि उसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो जो जैसे गोल्डन राइस है उसमें विटामिन ए काफ़ी इनरिच्ड राइस है, तो गोल्डन राइस जो होता है इसमें काफ़ी विटामिन ए होता है। इसके अलावा in addition to these, genetically modified have been used to create tailor-made plant to supply the internet's resources to industry in the form of starches, fuels and pharmaceuticals। इसके अलावा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैं उसका यूज करके हम क्या करते हैं, हम लोग इंडस्ट्री को बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे स्टार्च का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करवाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का यूज़ करके। बहुत सारे उनसे फ्यूल जो लकड़ियाँ वगैरह मिलती हैं, कोयला एंड फार्मास्यूटिकल्स, हमारी जो मेडिसिन वगैरह हैं, सब इन सब का प्रोडक्शन हम करा सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या प्लांट का यूज करके। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन detail are the production of pest resistant plant which could be decrease the amount of pesticide।
तो बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है उसका हम एग्रीकल्चर में जब यूज करते हैं तो क्या करते हैं, उससे क्या हमें जो एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो पेस्ट रजिस्टर, हम ऐसे प्लांट का प्रोडक्शन या ऐसे प्लांट बनाते हैं इंजीनियरिंग के थ्रू जिससे उनमें पेस्ट रेजिस्टेंस हो, मतलब उनको कोई भी डिस्ट्रॉय ना कर सके, जैसे फंजाई हुआ, बैक्टीरिया, वायरसेस, उनको उससे रेजिस्टेंस हो, ठीक है। विच कुड बी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। तो अगर इससे रेजिस्टेंस होगा, प्लांट में रेजिस्टेंस ही आ जाएगी ये सब माइक्रोब्स की, तो क्या होगा, उसको कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम अलग से पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, इससे क्या हो, इन्वायरमेंट भी हेल्दी रहेगा और जो प्लांट है हमारा वो भी क्या होगा, वो भी हेल्दी रहेगा। बीटी टॉक्सिन बीटी टॉक्सिन जो होता है प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो बीटी टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है एक बैक्टीरिया से, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बीटी टॉक्सिन जीन है बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड एक्सप्रेस इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड। तो ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है ये प्रोड्यूस करती है ये बैक्टीरिया, जिसका उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो इस बीटी टॉक्सिन जीन को हम यूज करेंगे प्लांट में, इस बीटी टॉक्सिन जीन को हम डाल देंगे प्लांट में। इस प्लांट में डालने से क्या होगा, और प्लांट में क्या होगा, प्लांट में क्या होगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। उसको किसी भी इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा और उसको कोई भी इंसेक्ट क्या करेगा, किल नहीं कर सकता या उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता प्लांट को, ठीक है। अगर उसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस आ गया, कोई भी इंसेक्ट क्या आएगा, उसके प्रोडक्शन को, उसके प्रोडक्ट को हार्म नहीं करेगा। तो बीटी टॉक्सिन का यूज बहुत ज़्यादा है प्लांट में, ठीक है। इससे हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप का जो प्रोडक्शन हुआ है वो उसको लॉस होने से बचा रहे हैं। इन इफेक्ट क्रिएटेड बायोपेस्टिसाइड, और ये एक बायोपेस्टिसाइड के रूप में ही है ना बायोटॉक्सिन, हम कोई भी अलग से केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डाल रहे हैं, ये एक बायोपेस्टिसाइड है, हम जीन ही डाल दिए बस, और फिर इसके बाद हमें मिल रहा है सीधा लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन, क्योंकि इंसेक्ट अब उस प्लांट को हार्म नहीं कर रही है। और इसका यूज करके बीटी टॉक्सिन का यूज कर हम किस किस में प्लांट में डालते हैं, बीटी कॉटन में डाल रहे हैं, बीटी कॉर्न में, राइस में, टोमेटो में, पोटैटो में, सोयाबीन, ये सारे प्लांट में हम वो बीटी टॉक्सिन जीन को डाल रहे हैं जिससे इंसेक्ट रेजिस्टेंसी आ जाए उसमें। बीटी कॉटन सम ऑफ स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थुरिनजेनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन that kill insects such as lepidopterans, tobacco, budworm, armyworm, coleopteron and dipterons। तो जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है जो उसके बाकी जो वैरायटी स्ट्रेन्स है वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन, एंड जिससे वो क्या होता है, इंसेक्ट किल हो जाते हैं। जैसे कौन कौन से इंसेक्ट, जैसे लेपिडोप्टेरॉन, जैसे टोबैको, बडवर्म, आर्मीवर्म, कॉलिप्टेरॉन डेट इज बीटल, डिप्टेरॉन में फ्लाइज, मस्किटो, तो ये सारे को किल, ये सारे जो इंसेक्ट हैं इन सबको किल करता है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है वो ये सारे इंसेक्ट को किल कर देता है, ठीक है। याद कर लेना, क्वेश्चन में पूछा हुआ है नीट में। बैसिलस थुरिनजेनेसिस फॉर्म द प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। तो जो बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिनजेनेसिस वो अपनी लाइफ साइकिल के ग्रोथ के फेज में ये प्रोटीन को क्रिस्टल के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। दिस क्रिस्टल कंटेन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। और ये जो क्रिस्टल होता है प्रोटीन क्रिस्टल, ये इंसेक्ट के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक टू इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रही है वो इंसेक्ट के लिए क्या होगा, टॉक्सिक की जैसा होगा। व्हाई दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस। अच्छा, ये जो टॉक्सिक है, जो टॉक्सिक प्रोटीन है, ये क्यों बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल कर रहा है, क्यों वो इंसेक्ट को किल कर रहा है। तो इसका रीजन है, एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट वंस इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ गट विच
pH ऑफ गट विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल। तो इसमें क्या बोला, तो जो बीटी टॉक्सिन है, ये जो टॉक्सिन प्रोटीन है, जब वो बैक्टीरिया में रहता है वो इनएक्टिव के फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करता है तो वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन में। प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो गया टॉक्सिन में जो एक्टिव है। और ऐसा ये क्यों कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि जो इंसेक्ट का गट है उस वहाँ पे अल्कलाइन पीएच देखने को मिलता है। जैसे ही वो इंजेस्ट करता है तो सॉल्युबलाइज करता है प्रोटीन के क्रिस्टल को, वो सल्यूबल कर देता है और जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है एज अ टॉक्सिन। एक्टिवेटेड टॉक्सिन अब क्या करेगा, उस इंसेक्ट को अल्कलाइन पीएच की वजह से एक्टिव हो गया। अब उस इंसेक्ट को कि मिड गट में उसके मिड गट में क्या बना लेगा, पोर्स बना लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग और लिसिस देखने को मिलेगी। जिससे क्या होगा, उस बैक्टीरिया में स्वेलिंग और लिसिस देखने को मिलेगी। अल्टीमेटली क्या होगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये रीजन है। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछता है कि जो बैसिलस थुरिंजिस जो प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है, क्रिस्टलाइज प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, वो एक्टिवेट किस कब होता है। तो बहुत बार ऑप्शन में एसिडिक भी आता है, बेसिडिक। तो एसिडिक नहीं होता, बेसिक पीएच पे होता है, याद रखना। Specific Bt toxin gene were isolated from the Bacillus thuringiensis and incorporated into the several plants such as cottons। तो जो बीटी टॉक्सिन जीन है वो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से निकाल के हम उसको डालते हैं बहुत सारे क्रॉप प्लांट में, जैसे कॉटन। तो इससे क्या होता है, उस कॉटन को कोई भी इंसेक्ट क्या करेगा, उसको हानि नहीं पहुंचाएगा, उसको हार्म नहीं करेगा, जिससे कॉटन क्या होगा, एकदम प्योर रहेगा। चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेट पेस्ट। जो जीन हम डाल रहे हैं क्रॉप में वो डिपेंड करता है, कौन सा जीन डाल रहे हैं वो डिपेंड करता है क्रॉप कौन सी है और पेस्ट कौन सा है। सभी क्रॉप का पेस्ट अलग होता है। जैसे देखो, जैसे मान लिया पी हुआ या ग्राम हुआ, उन पी के जो पेस्ट होंगे वो अलग होंगे, और ग्रेन या सेरिल के जो पेस्ट होंगे वो अलग होंगे। तो इसके लिए अगर पेस्ट अलग है तो जो जीन मारने जो उनको टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है या रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी तो अलग होना चाहिए। तो इसीलिए कौन सा पेस्ट है और कौन सा क्रॉप है, और दोनों पे डिपेंडेंट करता है कौन सा जीन जाने वाला है। मोस्ट बीटी टॉक्सिन जीन आर इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप स्पेसिफिक। जो बीटी टॉक्सिन मोस्टली होता है वो इंसेक्ट ग्रुप को ही किल करने वाला होता है। ठीक है, टॉक्सिन इज कोड बाय द जीन क्राई 1AC नेम क्राई। तो जो टॉक्सिन है वो किससे कोडेड गया है, उस जीन का नाम है क्राई 1AC, और उसको नाम दिया गया क्राई। देयर आर number of them, for example protein encoded by gene cry1AC, cry2AB control the cotton bollworm, cry1AB control the corn borer। तो जो बीटी टॉक्सिन है उस जीन का नाम है क्राई या उनका नेम दिया गया है cry1AC, cry12AB। तो ये जो हैं, ये जो क्राई वाली जीन है ये किसको कंट्रोल करती है, किसके इंसेक्ट को, कॉटन बॉलवर्म को। और cry1AB जो है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करती है। ठीक है, कॉर्न बोरर इस इंसेक्ट को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये याद रखना। अब हम आते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। सेवरल नेमेटोड पैरासाइट वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे ऐसे नेमाटोड हैं जो एज अ पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं प्लांट और एनिमल में। इवन ह्यूमन बींग में भी ये नेमाटाइड एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं। नेमाटाइड मिडोगिनिया मिलाइड्री गाइन इंकोग्निया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट एंड काज द ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। तो नेमाटोड मिलाइडी गाइन जो होते हैं इनकॉग्निया, ये किसको इन्फेक्ट करते हैं, एक टोबैको प्लांट है उसके रूट को, टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करती हैं, जिससे क्या होता है टोबैको के प्लांट में का प्रोडक्शन जो हो जाता है उसकी यील्ड में रिडक्शन आ जाता है। तो उसके लिए हमें रोकने के लिए आप क्या करेंगे, वो नेमाटोड इनकॉग्निया जो है
नेमाटोड मिलाइडोगाइन इकोग्निया जो है एक नेमाटोड है जो एज अ पैरासिटिक फॉर्म में है प्लांट में, और ये टोबैको के रूट प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है जिससे प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें कि जिससे टोबैको प्लांट को जो इन्फेक्ट कर रहा है वो रुक जाए। तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी है जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस एक स्ट्रेटजी के थ्रू हम क्या किए, इस चीज़ को कंट्रोल किया जिससे हमारे टोबैको प्लांट में प्रोडक्शन एज इट इज़ रह गए, उनका डिक्रीज नहीं हुआ। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो प्लांट है वो क्या है? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेलुलर डिफेंस देखने को मिलता है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेलुलर डिफेंस देखने को मिलता है, तो जहाँ वहीं पे हमें क्या होगा, आरएनए इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस मेथड इन्वॉल्व द स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू द complementary डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बाइंड टू एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो नेमाटोड का आरएनए है, नेमाटोड का जो आरएनए है उसको ही हम क्या कर देंगे, उसकी ट्रांसलेशन को रोक लेंगे। देखो हमें पता है डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। जो आरएनए से प्रोटीन बनेगा इससे ही अपना काम कर रहा है नेमाटोड। हाँ, तो हम इसकी एक्सप्रेशन को ही रोक दें। ठीक है, तो इस लेवल पे ही हम उसको रोक दें। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, जो mRNA अगर इसको डबल सिंगल स्टैंडर्ड mRNA वही ट्रांसलेट होता है लास्ट में प्रोटीन में। ठीक है, उसका ही ट्रांसलेशन पर अगर इसको हम डबल स्टैंडर्ड बना दिए तो क्या होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा प्रोटीन में। तो इसको क्या करनी है, अल्टीमेटली हमें mRNA को साइलेंट कर देना है थ्रू दी डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन करके। अच्छा, अब हम जो नेमाटोड का आरएनए उसको डबल स्टैंडर्ड कैसे करेंगे, डबल स्टैंड कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए द सोर्स ऑफ दिस कम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम द इन्फेक्टेड बाय द वायरस हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एनिमल। तो जो आरएनए है उसका कोई कम्प्लीमेंट्री हम लेकर आएंगे थ्रू। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री कुछ तो लाएंगे जिससे हम साइलेंट कर देंगे नेमाटोड के इन्फेक्शन को, जो प्लांट में कर रहा है इन्फेक्शन। तो हम लोग उसको लेके कैसे आएंगे, तो उसको लाने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए। तो एक एग्रोबैक्टीरियम एक वेक्टर है जिसकी वजह से ये इसके पास क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के पास नेमाटोड स्पेसिफिक जीन होता है। नेमाटोड का एक स्पेसिफिक नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इसमें इस वेक्टर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका यूज करके हम इस जीन को इस वेक्टर के थ्रू किस में डालेंगे, प्लांट में डालेंगे, जिस प्लांट को नेमाटोड क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। तो हम टोबैको प्लांट एज अ होस्ट है उसमें हम डालेंगे नेमाटोड स्पेसिफिक जीन को हम डालेंगे थ्रू दी वेक्टर, और वेक्टर होगा एग्रोबैक्टीरियम। तो ये जो जीन होगा, जो जीन हम डाल रहे हैं प्लांट में, वो कैसा होगा, डीएनए होगा। डीएनए वाज सच दैट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल्स। तो ये डीएनए जैसे ही होस्ट में जाएगा वो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, डीएनए आरएनए बनाएगा, वो भी कैसा, सिंगल वो सेंस एंड एंटीसेंस दोनों बनाएगा। ठीक है, क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा, एक सेंस एंड एंटीसेंस दोनों आरएनए बनाएगा। ठीक है, these two RNA being complementary to each other formed a double stranded RNA। तो ये जो डीएनए से जो आरएनए बनने वाला है वो क्या है, कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा उसमें एक सेंस होगा एक एंटी सेंस होगा। जो सेंस होता है वही प्रोटीन कोड करता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, द आरएनए बीइंग कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इनिशिएट आरएनए। तो इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ठीक है, मान लिया डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। ठीक है, अब उसको हम छोटे छोटे पार्ट में कट करेंगे थ्रू दी डाइसर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं हुई हैं बट जान लो, डाइसर के थ्रू हम छोटे छोटे पार्ट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। फिर ये इसको इसमें एक कॉम्प्लेक्स होता है आरएनए स्टिमुलेटिंग
कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कुछ तो ऐसे ही है, आरएनए इंटरफेरिंग कुछ तो है, आरएनए से स्टिमुलेटिंग कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा ही है, जो क्या करेगा, वो जो छोटे छोटे पार्ट में आरएनए बने हैं उसके, वो क्या कर देगा, इसके वजह जो छोटे छोटे आरएनए हैं अब जाएगा, वो जाएगा नेमाटोड के पास। क्या होता है, नेमाटोड के पास होता है एमआरएनए जो होता है, जिसकी वजह से वो एक्सप्रेशन कर रहा है, जिसकी वजह से प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये जो होगा, इसके पास क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड है। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री ही यहाँ, अब इसके पास दो है, अब ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री ही आके इस पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, अटैच हो जाएगा और डबल स्टैंडर्ड कर देगा। अब किसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, ये नेमाटोड का बना दिया, नेमाटोड का डबल स्टैंडर्ड बना दिया, तो क्या हो जाएगा, अब उसको रोक दिया ट्रांसलेशन होने से। अब प्रोटीन एक्सप्रेस होगा ही नहीं, एक्सप्रेस नहीं होगा तो इन्फेक्ट नहीं करेगा प्लांट को। ठीक है, तो यही कंडीशन है चीज़ें। ठीक है, पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटर, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरफेरिंग आरएनए, इंटरफेरिंग आरएनए इसी को ही बोलते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट, तो इससे जो प्लांट है, तो ये इसमें हम क्या करते हैं, वो जीन पहले से ही प्लांट में डाल देते हैं, जो सेंस एंटीसेंस आरएनए था वो पहले से ही वो डाला हुआ रहता है, पहले से उसमें प्रेजेंट होता है प्लांट में, तो इसीलिए उसको ट्रांसजेनिक बोले। अब जैसे ही कोई नेमाटोड आएगा, उसका नेमाटोड के एमआरएनए से वो कम्प्लीमेंट्री आरएनए आके जुड़ जाएगा इससे और डिस्ट्रॉय कर देगा नेमाटोड को। ठीक है, देखो ये है टोबैको प्लांट, होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रिगर प्रोटेक्शन। तो ये जो होस्ट प्लांट है उसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, और ये आरएनए क्या करेगा, आके अटैच हो जाएगा एमआरएनए ऑफ नेमाटोड और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा प्लांट में जो इन्फेक्शन हो रहा है, एंड क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन मिलने लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आपको नहीं समझ में, वापस जाके देख लो, ये थोड़ा सा हार्ड है वो टॉपिक, बट अगर आपने देख लिया तो समझ जाओगे, मैंने बहुत ईजिली वे से बताया। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, अच्छा मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है ये देख लेते हैं। Recombinant DNA technology process have made an immense impact in area of healthcare by enabling the mass production of safe and more effective therapeutic drugs। तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम पिछले चैप्टर में ही देखे थे, कैसे रिकम्बिनेंट बना था। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे सकती हूँ रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे हम डिजायरेबल जीन है किसी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से लाए, जो डिजायरेबल जीन है, और उसको हम जोड़ दिए किससे, उसको हमने जोड़ दिया वेक्टर से। ठीक है, वेक्टर से जोड़ दिए तो उसको क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। और जब वेक्टर जाएगा होस्ट में, जैसे उसको डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे क्लोनिंग उसकी देखने को मिलेगी। तो ये जो है, ये रिकम्बिनेंट डीएनए का यूज करके हम हेल्थ केयर से रिलेटेड जो मेडिसिन वगैरह है उसका लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन कराएंगे, और इससे इफ़ेक्टिव लार्ज अमाउंट में इस प्रोडक्शन होगा, जिससे बहुत सारे थेराप्टिक ड्रग्स हैं, वैसे जो इफ़ेक्टिव थेराप्टिक ड्रग्स है इसका यूज़ करके जो है हेल्थ का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। Further, recombinant therapeutics do not induce the unwanted immunological response as in common in case of similar product isolated from non-human source। तो ये जो रिकम्बिनेंट हैं उनका यूज करके, तो जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, जो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, तो वो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और रिकम्बिनेंट थेरेपी नहीं इंड्यूस करेगा। ठीक है, जो डिजायरेबल है सिर्फ वही हमें मिलेगा। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकम्बिनेंट थेरेपीज हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज वर्ल्ड ओवर। तो अभी तक जो है 30 रिकम्बिनेंट थेरेपीज का यूज हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, जिनमें से जो 12 हैं वो इंडिया में मार्केटेड हैं अभी प्रेजेंट में। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन जो हम
बहुत जो डायबिटीज़ हो रहे हैं, तो डायबिटीज़ में हम लोग क्या इंसुलिन डाल रहे हैं, ठीक है, पेशेंट में एज अ इंजेक्शन। तो ये जो इंसुलिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो थ्रू दी इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ इज़ पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट ए रेगुलर टाइम इंटरवल। तो जिसको डायबिटीज़ हुआ है तो उसको क्या करेंगे, उसमें हम इंसुलिन डालेंगे एक टाइम, मतलब एक पीरियोडिक टाइम के बाद, टाइम टू टाइम, ठीक है। इफ़ यू डिस्कस यू वुड सून रियलाइज दैट वन वुड हैव टू आइसोलेट एंड यूज द इंसुलिन फ्रॉम द एनिमल्स। तो बहुत पहले अगर हम जाके देखें तो पहले के लोग क्या करते थे, जब इंसुलिन वगैरह आज के टाइम पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसके बहुत पुराने टाइम पे जाएंगे तो पहले ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी आई नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, एनिमल से ही इंसुलिन लेते थे। एनिमल को क्या करते थे, एनिमल को किल करके और उनके पैंक्रियास से इंसुलिन लेते थे। वुड यू insulin isolate from animal be just as effective as secreted by the human body itself and it not elicit immune response in human body। तो इफ़ेक्टिव तो था ही, लेकिन इसकी वजह से जो इंसुलिन हम एलिमेंट से निकालते थे वो ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के इंसुलिन के जैसे ही था, उनका रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा था, बट उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी थे, ठीक है। नाउ इमेजिन इफ़ बैक्टीरिया वेयर अवेलेबल दैट वुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। आज के टाइम पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एसेसिया कोलाई बैक्टीरिया हुई और भी जो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है रीजनरेशन, मतलब रीजनरेशन की, तो उनसे हम लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करा रहे हैं इंसुलिन का, ठीक है। सडनली होल प्रोसेस ऑफ बिकम सिंपल, और आज के टाइम पे सारी प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो चुकी है। दिस यू कैन ईजिली ग्रो लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया एंड मेक एज मच एज इंसुलिन यू नीड। तो बैक्टीरिया का हम क्या करें, रिकम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में डालेंगे और लार्ज अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन कराएंगे जितना हमें चाहिए, बट पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। तो पहले के टाइम पे क्या था, अर्लियर टाइम पे क्या करते थे, पैंक्रियाज से इंसुलिन निकालते थे, किसके, हम लोग जो पिग्स हैं या जो कैटल्स हैं उनको किल करते थे, उनको स्लॉटर करते थे और उनके पैंक्रियाज से हम इंसुलिन लेकर जो ह्यूमन को डायबिटीज़ हुआ है उनमें यूज करते थे। इंसुलिन वार फ्रॉम एनिमल सोर्सेज दो कॉज सम पेशेंट डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। चूँकि हमें पता है कि वो एज अ जो इंसुलिन हम लेकर आए कैटल से या पिग से, दूसरे एनिमल से, और ह्यूमन में यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है ये एज अ ह्यूमन में ये फॉरेन जीन की तरह काम करेगा ना, ठीक है। फॉरेन जीन की तरह काम करे तो क्या करेगा ये, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन वगैरह चीज़ें देखने को मिलेगी, एलर्जी देखने को मिलेगी, ठीक है। इंसुलिन क्योंकि वो फॉरेन जीन बॉडी हमारी एज अ फॉरेन बॉडी की तरह उसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या एलर्जी तो होना तय है। इसीलिए इंसुलिन के पास, अब हम इंसुलिन के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ए चेन बी। तो इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड किसे होते हैं, देखो पॉलीपेप्टाइड मतलब पेप्टाइड जो है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। कई सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं, दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या पेप्टाइड बॉन्ड होता है और इसका पॉलीमर कर दिए तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। इसके पास दो चेन्स होते हैं और दो चेन ए और चेन बी, और दोनों भी एक दूसरे से लिंक्ड है थ्रू दी डाइसल्फाइड बॉन्ड, थ्रू दी डाइसल्फाइड लिंक टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज। देखो यहाँ पे पेप्टाइड ए पेप्टाइड बी और उनके बीच में क्या हमें क्या देखने का, सल्फर ब्रिज डाइसल्फाइड ब्रिज देखने को मिल रहा है। इन मैमल including human, insulin is synthesized as a pro-hormones like pro-enzyme pro-hormones also needed to process before it become fully mature and functional hormones which contain extra stage called the C-peptides। तो जो मैमल्स हुए, जो मैमल जितने हैं, मैमल्स में हम भी आते हैं, तो हम लोग में जो इंसुलिन बनता है वो किस फॉर्म में रहता है, वो प्रो हार्मोन या प्रो एंजाइम के फॉर्म में रहता है, ठीक है।
तो वो क्या है वो प्रो एंजाइम या उसके लिए अब उसको एक्टिवेट होने के लिए या फंक्शनल होने के लिए उसको प्रोसेसिंग होगा। तो प्रोसेसिंग होने के लिए प्रोसेस होगा, फिर इसके बाद वो मैच्योर बनेगा। तो हार्मोन का जब मैच्योरेशन होगा तो क्या बनेगा, फंक्शनल हार्मोन बनेगा, दैट इज इंसुलिन। तो विच कंटेन एक्स्ट्रा कॉल्ड सी पेप्टाइड। तो सी पेप्टाइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रो हार्मोन्स में। जैसे मैच्योर हुआ, देखो प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन में क्या हुआ है, सी पेप्टाइड देखने को मिला है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर बना तो ये सी पेप्टाइड फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ये है सी पेप्टाइड, ये है ए पेप्टाइड, ये है बी पेप्टाइड। तो ये इस तरह से प्रो इंसुलिन में हमें तीनों चीज़ें सी पेप्टाइड देखने को मिला है, लेकिन जैसे ही इसका मैच्योरेशन होगा सी पेप्टाइड रिमूव हो जाएगा और फिर वो जो पेप्टाइड ए पेप्टाइड बी है दोनों के बीच में क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। सी पेप्टाइड नॉट सीन इन द मैच्योर इंसुलिन एंड रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू द, जैसे मैच्योरेशन होगा सी पेप्टाइड क्या हो जाएगा, रिमूव कर देगा। मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग rDNA टेक्नोलॉजी टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू द मैच्योर फॉर्म। तो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करेंगे, इंसुलिन का मैच्योरेशन करा देंगे। ठीक है, प्रो इंसुलिन से, प्रो एंजाइम से पूरा प्रो हार्मोन मैच्योर हार्मोन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये किसके थ्रू होता है, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। 1983 में इली लिली एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, दो प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग A एंड B chain of human insulin and introduce them into the plasmid of E. coli to produce insulin chain। तो अमेरिकन कंपनी 1983 में, दैट इज इली लिली, उसने क्या किया, 2 DNA का सीक्वेंस लिया, उसमें 2 चेन थे ए एंड बी। ठीक है, ए और जो बी है चेन है वो ह्यूमन इंसुलिन का चेन है। ठीक है, उसको क्या कर दिया, डाल दिया प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर, और इस प्लाज्मिड को डाल दिया ई कोलाई में और क्या बना लिया, इंसुलिन का फॉर्मेशन कर लिया। वही रिकम्बिनेंट वाली चीज़ें बताया। तो क्या किया, हमने डिजायर जीन लिया जो है चेन के फॉर्म में और इसको डाल दिए प्लाज्मिड में और लास्ट में डाल दिए एक होस्ट में। चेन ए एंड बी आर प्रोड्यूस। अब लेकिन एक बात है, वो जो इंसुलिन हमें बनेगा वो डायरेक्ट इंसुलिन नहीं बनेगा, वो कैसा, चेन ए चेन बी जो प्रोड्यूस होगा वो सेपरेटली बनेगा। चेन ए एंड चेन बी जो होंगे ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक है, उनको कंबाइन किया जाता है थ्रू दी डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। जो इंसुलिन बनता है वो इस तरह से, ये बॉन्ड के थ्रू हम इनको कनेक्ट करते हैं, तब जाके मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। जीन थेरेपी, इफ पर्सन is born with hereditary disease can corrective therapy be taken for such a disease। तो कोई पर्सन है उसको हेरिडिटी डिसीज हुआ है, मतलब उस पेरेंट से प्रोजनी में वो डिजीज जो हुआ ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, इनबॉर्न वो डिजीज हुआ है बेबी को। ठीक है, तो उसका करेक्शन जो करने की करेक्शन किया जाता है उसको वो जीन थेरेपी के थ्रू किया जाता है। Gene therapy is attempt to this. Gene therapy is a collection of methods that allow the correction of a gene defect that has been diagnosed in child and embryo। तो जीन थेरेपी से क्या होता है, जो हेरिडिटी डिसीज़ है उसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जीन थेरेपी में एक ऐसा मेथड है जिसमें जीन डिफेक्ट को करेक्ट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है चाइल्ड और एम्ब्रायो में ही ये पॉसिबल है। Here genes are inserted into the person cells and tissue to treat the disease। और इस यहाँ पे क्या होगा, सेल होता है, सेल के अंदर DNA होता है। ठीक है, बहुत सारे सेल को मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं। तो सेल के अंदर जो जीन्स या DNA होते हैं उसमें हम अपना जीन जो, तो वो जीन में डिफेक्ट है, उस DNA में डिफेक्ट है, तो हम जो करेक्ट जीन है उसको डाल के उसको उसमें इंसर्ट करा देंगे और जिससे क्या होगा, जो डिजीज़ है वो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और डिजीज़ करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रायो टू टेक ओवर द फंक्शंस एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शन जीन्स।
तो इसमें क्या था, जीन का करेक्शन है, तो जेनेटिक डिफेक्ट को ये करेक्ट करता है जीन थेरेपी। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो नॉर्मल जीन है उसको हम इंसर्ट कर देते हैं जो नॉन फंक्शनल जीन है या जो डिजीज क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम इंसर्ट कर उस जीन में हम अपना नॉर्मल जीन इंसर्ट कर देंगे। और ये किस लेवल पे होगा, जब वो एम्ब्रायो होगा या किसी इंडिविजुअल में भी ये कर सकते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990। तो 1990 में टू 4 year old गर्ल विथ एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। तो एक 4 साल की लड़की को 1990 में क्या हुआ, उसको एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी ये डिजीज़ हो गया। ठीक है, उसको एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी हो गई। ये क्या है, एडेनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है। तो ये एंजाइम क्या काम करता था, इम्यूनिटी क्रिएट करता था इम्यून सिस्टम को मतलब फंक्शन कराता था, इम्यून सिस्टम का फंक्शनिंग ये एंजाइम के कंट्रोल में था एडेनोसिन डीएमिनेज। तो इसी में क्या हुआ, इसी में डेफिशिएंसी देखने को मिल गई। ठीक है, तो एडेनोसिन इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई किसी गर्ल्स 4 साल की लड़की में। This disorder is caused due to the deletion of gene or adenosine deaminase। तो ये जो adenosine deaminase डेफिशिएंसी है, इसकी जो डेफिशिएंसी है कैसे आई, ये जो एंजाइम है इसका जो जीन था जो इसको कोड कर रहा था वो क्या हो गया, वो डिलीट हो गया, डिलीशन ऑफ जीन। तो वो जीन ही डिलीट हो गया जो इस एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, इन अदर वर्ड इट कैन बी ट्रीटेड बाय द एंजाइम रिप्लेसमेंट थियरी। इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थियरी। तो एंजाइम को अगर हमने क्या किए, इंसर्ट कर दिए, ठीक है, हम लोग बाहर से इंजेक्शन के थ्रू एंजाइम को डाल दिए, क्योंकि इसी की डिफिशिएंसी है, इसी की जैसे एंजाइम बॉडी या सेल के अंदर आ गया तो क्या करने लगेगा, वो अपना जो इम्यूनिटी फंक्शन है उसको एज अ नॉर्मल करने लगेगा। ठीक है, in which ADA is given to the patient by the injection, but problem with both of these approach that they are not completely curative। तो ये अगर हमने एक तो इसमें बोला, मैंने एक लाइन छोड़ दिया है बाय मिस्टेक। तो एक तो हमने पढ़ा कि क्या करते हैं, जो एंजाइम है उसको इंजेक्शन के थ्रू डाल दे उस सेल्स में, टिश्यू में। और एक दूसरा जो उसने क्या बोला था, इसको ट्रीटमेंट के लिए जो क्योर किए जाते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। जो बोन मैरो होता है जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बोन मैरो में क्या कर देता है, बोन मैरो में उस एडीए डिफिशिएंसी को क्योर कर देता है। तो बोन मैरो ही जो है वो क्या करता है, देखा जाए तो यहीं से ओरिजिन होते हैं सारे फंक्शंस ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम के। कि ब्लड में क्या होता है, टी लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में ही होते हैं। अब ब्लड का फॉर्मेशन हमें पता है बोन मैरो में होता है। और अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है यही इम्यूनिटी फंक्शन के रेगुलेट करते हैं। तो एडीए डिफिशिएंसी को हम क्योर करेंगे बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो हम बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर लेंगे, तो उससे जो होने वाले इम्यूनिटी सिस्टम है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट अपना नॉर्मल फंक्शन कंट्रोल करेंगे। तो ये दो चीज़ें हम लोग ट्रीटमेंट में यूज़ किए, लेकिन ये दोनों भी जो अप्रोच थे वो कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं थे। हम बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करा लेंगे तो भी कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, अगर हम एंजाइम डालते ही रहे तो भी ये कम्प्लीटली क्योर तो नहीं है। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द जीन therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body। तो जीन थेरेपी में क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो जीन थ्योरी में होता है, हम लोग जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट, बी एंड टी लिम्फोसाइट। तो इसको हम कहाँ ग्रो कराते हैं, आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी के आउटसाइड ही हम लिम्फोसाइट को क्या करेंगे, ग्रो करा लेंगे।
A functional ADA-CDNA using retroviral vector is then introduced into this lymphocyte. इसमें जो लिम्फोसाइट है हम लोग अब क्या यहाँ से ला रहे हैं आउटसाइड, बाहर बॉडी के बाहर साइड से अंदर उनका इन्फ्यूजन करेंगे, और उसके साथ साथ उस लिम्फोसाइट में हम क्या डाल देंगे, ADA-CDNA जो फंक्शनल एडेनोसिन डीएमिनेज है उसको हम डाल देंगे उस लिम्फोसाइट में। ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है, फिर इसके बाद उस लिम्फोसाइट को हम फिर उस पेशेंट के ब्लड में डाल देंगे जिससे वो नॉर्मल फंक्शनल काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो ADA-CDNA बना ये किसके थ्रू बना, रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज करके बना। अब वेक्टर क्या होता है, ये हमारा डिजायरेबल जीन था। ठीक है, ADA का जो जीन है वो हमारे लिए डिज़ायरेबल था, वो जो एंजाइम प्रोड्यूस करता था हमें वो चाहिए था, तो वो उसका वो जीन लाना पड़ेगा। अब उस जीन को हम रिट्रोवायरल वेक्टर का यूज़ करके क्या बना लिए, ADA-CDNA बना लिए, और फिर उसको हम लिम्फोसाइट में डाल दिए, इंसर्ट करा दिए। उसके बाद उस लिम्फोसाइट को हम पेशेंट में इंटर करा दिए। तो क्या हुआ, जो पेशेंट है वो नॉर्मल लाइफ जिएगा। ठीक है, नॉर्मल लाइफ वो अपनी लाइफ को जिएगा। तो क्या हुआ, हाउएवर एज दीज सेल्स आर नॉन इमोर्टल, पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स। तो ये जो हमने इस तरह से जो आउटसाइड से लिम्फोसाइट और उसमें फंक्शनल ADA जो है आउटसाइड से किसी सेल में डाल रहे हैं या बॉडी में डाल रहे हैं पेशेंट के, ये नॉन इमोर्टल मतलब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो क्या होगा, उसमें मोर्टेलिटी आ जाएगी। ठीक है, वो सेल, हमें पता है सेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो एक लिमिट पीरियड तक ही होता है, उसके बाद वो क्या है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा सेल। तो अल्टीमेटली वो जो ADA है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमें कंटिन्यूअस इसका इन्फ्यूजन चाहिए, लिम्फोसाइट विथ ADA, फंक्शनल ADA। तो ये फंक्शन हमें बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इमोर्टल नहीं है, ये जो हमने प्रोसेस किया ये इसके थ्रू ऐसा नहीं है कि हम ये लाइफ टाइम के लिए हमारा ये चलेगा, हमें एक पीरियड टाइम के बाद बार कंटिन्यूअस इसका इंटर कराना पड़ेगा उस लिम्फोसाइट को। हाउएवर इफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA is introduced into the cell at the early embryonic stage, it could be permanent cure। तो क्या हुआ, जीन हम लोग अगर हाँ परमानेंट क्योर कराना है, परमानेंट क्योर सिर्फ एक ही शर्त पे हो सकती है। ठीक है, जीन थेरेपी के थ्रू जो भी डिजीज़ है, जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो परमानेंटली क्योर नहीं होनी, लेकिन एक कंडीशन में परमानेंट क्योर देखने को मिलता है, वो तब जब हम बोन मैरो से जीन आइसोलेट करते हैं, प्रोड्यूसिंग ADA इंट्रोड्यूस इनटू द सेल एट द अर्ली एम्ब्रायो स्टेज। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ADA जीन्स है उसको वो क्या करेंगे, जो सेल ADA प्रोड्यूस करती है उसको हम, जब वो बेबी अपने माँ के अंदर ही है, पेट के स्टमक के अंदर ही है, ठीक है, यूट्रस में ही है, उसका ग्रोथ हो रहा है, अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उस बेबी के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अगर हम इस जो डिजीज़ है इसको खोज करके और हम डाल देंगे इस जीन को एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, तो क्या होगा, परमानेंट क्योर हो जाएगा। एक बार अगर बर्थ हो गया इसके बाद इसका परमानेंट क्योर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। यू नो द इफेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो डिजीज़ है, डिजीज़ का इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमें पता है कि किसी डिजीज़ का इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है, उसका वो तभी होगा किसी डिजीज़ का अर्ली या इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जब हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे। अगर लास्ट स्टेज पे हम देख रहे हैं किसी भी डिजीज़ को, तो जाहिर सी बात है वो उसका ट्रीटमेंट हम कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते। तो हमें किसी भी डिजीज़ को पूरी तरह कंप्लीट क्योर कराना है तो हमें अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए उस डिजीज़ का,
एंड पैथोफिजियोलॉजी की समझ होनी चाहिए, ठीक है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस अर्ली डिटेक्शन इज, तो कौन सा मेथड यूज करके हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं सिम्टम दिखने से पहले? तो सीरम यूरिन एनालिसिस अर्ली डिटेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, मोस्टली जो डायग्नोसिस करते हैं हम डिजीज़ का, मतलब कि कौन सी डिजीज़ है, तो उसके लिए हम क्या, पहले यूरिन टेस्ट मोस्टली होता है, सीरम टेस्ट मोस्टली होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या, अब अर्ली डिटेक्शन चाहिए, सिम्टम्स आने के बाद नहीं, सिम्टम्स से पहले। तो उसके लिए हमें क्या, दूसरे मेथड से जाना पड़ेगा। तो कौन सा वो मेथड है, ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन, enzyme linked immunosorbent assay, that is ELISA, are some technique that serve the purpose of early diagnosis। तो अर्ली डायग्नोसिस इन टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, ठीक है, पीसीआर के थ्रू, एलिसा के थ्रू एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज़ प्रोड्यूस अ डिजीज सिम्टम्स। देखो, जो ये बैक्टीरिया और वायरस है, इनको हम पैथोजन कहते हैं। इनके प्रेजेंस में क्या होता है, अगर ये बॉडी के अंदर इंटर कर गए तो ये क्या क्रिएट करेंगे, डिजीज। बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। देखो, जब जो डिजीज़ हुआ, अगर उसका सिम्टम्स दिख गया, उस टाइम अगर सिम्टम्स एक्सटर्नली हमें अपीयर हो रहा है, तो उस टाइम ना वो जो बैक्टीरिया या वायरस या जो पैथोजेंस है, उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा हमारी बॉडी में। हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस एट द टाइम व्हेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ आर नॉट एट विजिबल। तो जो सिम्टम्स नहीं दिखेंगे एक्सटर्नली हमारी नेकेड आई से, तो उस टाइम अगर मान लिया एकदम अर्ली स्टेज है पैथोजन क्रिएट करने का, तो ये जो पैथोजन है, ये क्या करेंगे, जो डिजीज़ क्रिएट करने वाले हैं, उससे पहले हम सिम्टम दिखने से पहले ही हम लोग क्या कर लेंगे, उनका डायग्नोसिस करेंगे। उससे डायग्नोसिस करेंगे तो देखेंगे जो बैक्टीरिया वायरस हैं बहुत ज़्यादा लो कंसंट्रेशन में है, और हमें उस डिजीज़ को हम जल्दी से डिटेक्ट करके हम अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस करते हैं ना। तो अर्ली डायग्नोसिस करेंगे जब, तो हमें बहुत लो कंसंट्रेशन दिखेगा वायरस एंड बैक्टीरिया का। तो कैन बी डिटेक्टेड बाय द एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय द पीसीआर। तो उस टाइम हम पीसीआर टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो कम कंसंट्रेशन में है, हमारे लिए हमने क्या किया, हमने अपनी बॉडी से वो सेल या टिश्यू निकाला और बैक्टीरिया वायरस का डायग्नोसिस किया। चाहे जो भी है, हमारे बॉडी के जिस पार्ट से भी है, हम उसको लेंगे और उसका क्या एम्प्लीफिकेशन कर लेंगे, उनका मल्टीपल कॉपी बना लेंगे थ्रू दी पीसीआर, जिसकी वजह से वो लो कंसंट्रेशन में है तो हम दिखेगा नहीं। तो पीसीआर के थ्रू हम उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा एम्प्लीफाई करके हम डिटेक्ट करेंगे कि ये कौन सा डिजीज़ क्रिएट करने वाला पैथोजन है। पीसीआर नाउ रूटीन यूज टू डिटेक्ट द HIV इन सस्पेक्टेड एड पेशेंट। पीसीआर का यूज करके हम देखो, एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनको अर्ली डिटेक्शन उनका कर सकते हैं। इट बीन यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू। कैंसर पेशेंट, जो कैंसर हुआ रहता है जिस पेशेंट को, उसका भी अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है थ्रू द पीसीआर। तो इस पीसीआर के थ्रू एड्स एंड कैंसर का डिटेक्शन किया जाता है। Single stranded DNA RNA tagged with radioactive molecule is allowed to hybridize its complementary DNA in clone of cell, followed by the detection using autoradiography। एक ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक है, उसमें क्या करेंगे, हमारा जो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, ठीक है। तो आरएनए में जो कोड्स होते हैं, मान लिया जी, तो ये जो कोड्स है इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे आके जुड़ता है, ठीक है, यहाँ इसका कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे आके जुड़ता है। और वो कैसे होता है, वो रेडियो एक्टिव प्रोब होता है। वो जो कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ के आता है वो प्रोब होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री बना लेता है जो हमारा डीएनए है, ठीक है।
तो क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर इन द फोटोग्राफिक फिल्म। हाँ, तो क्या होगा, हमारा मान लीजिए डीएनए से आरएनए बना है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री आके जुड़ गया जो प्रोब है, प्रोब उसका कॉम्प्लीमेंट्री लीकेज होता है और आके जुड़ जाता है। और ये जो है ये जो कोड्स है, ये जो कंडीशन आई, इससे ये इसको क्या करेंगे, फोटोग्राफिक फिल्म में उनके हमें बैंड बनते हुए देखने को मिलेंगे ऑटो रेडियोग्राफी करने पे। ठीक है, तो हमें क्या बनेंगे, उनके बैंड देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लिया वो जो सेल या क्लोन है, अगर उसमें म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, अगर उसमें डिजीज़ हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो क्या होगा उसमें उसका क्या होगा, मान लीजिए ये आरएनए है, इसके पास कोड है कोई भी जी, अभी इसमें म्यूटेशन हुआ है, तो अब क्या करेंगे, वो जो प्रोब आएंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता क्योंकि ये म्यूटेटेड है, नॉर्मल से नहीं रह गए हैं या नॉर्मल जीन नहीं रह गया है। तो अब क्या करेंगे, म्यूटेटेड जीन होने की वजह से जो कॉम्प्लीमेंट्री आने वाले थे प्रोब, अब वो नहीं जुड़ सकते, और वो नहीं, जब नहीं बनेंगे तो क्या होगा, फोटोग्राफिक फिल्म उनका देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद म्यूटेटेड जीन। ठीक है, म्यूटेटेड जीन कहाँ देखने को मिलेगा, जब डिजीज होगी। तो हम इससे डायग्नोसिस कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं कि क्या हुआ, जीन में म्यूटेशन वगैरह हुआ है कि नहीं। एलिसा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इन। तो एलिसा जिससे एलिसा का जो है ये टेक्निक है, इसका यूज करके हम क्या, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को बेस्ड है। ये एलिसा जो है एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन इज डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो एलिसा के थ्रू हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं। एंटीजन माने फॉरेन जो बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में आए हैं, ठीक है, या प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। या तो हमारी बॉडी कौन सा हमारी जो बॉडी है वो कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है, इससे भी हम पैथोजन को क्या, हम लोग डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं थ्रू दी एलिसा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एनिमल हैव had their DNA manipulated to possess and express extra gene known as a transgenic animal। तो ट्रांसजेनिक एनिमल में हम लोग क्या करते हैं, उनके डीएनए जो नॉर्मल डीएनए था उनमें हम क्या मॉडिफिकेशन कर देते हैं, और हम एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करके हम एक्सप्रेस करते हैं एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, जो हमारा डिज़ायर जीन है उसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक रैट, पिग, रैबिट, शीप, काऊ, फिश, ये सब का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इनका जो जीन है इनमें हम लोग क्या करते हैं, इनमें मॉडिफिकेशन करके हम अपना डिज़ायरेबल एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं। तो उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल से रैबिट है, पिग्स है, सीप, काऊ, फिश, ये सब का प्रोडक्शन करते हैं। ऑल्दो ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस। और अगर मान लिया हमने 100% में जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उनमें से 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल होंगे वो क्या होंगे, माइस होंगे, रैट्स। वाई आर दीज एनिमल बीइंग प्रोड्यूस। हम इस ट्रांसजेनिक एनिमल का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसका यूज हम आगे देखते हैं, इनका क्या यूज है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड, अब इनका यूज क्या क्या है जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। तो जो ये ट्रांसजेनिक एनिमल है इनका यूज करके हम क्या करेंगे, कैसे जो हमारे जीन्स है हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं, कैसे रेगुलेशन कर रहे हैं जीन्स, ठीक है, उनका अफेक्ट, जीन का अफेक्ट क्या हो रहा है हमारी फंक्शन ऑफ बॉडी पे और उसके डेवलपमेंट, हमारी बॉडी कौन सी फंक्शन कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, सब जीन पे डिपेंड करता है। तो इसकी स्टडी हम किससे पॉसिबल है, इसकी स्टडी पॉसिबल है ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व द ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। जैसे हम लोग को अगर समझना है कि ग्रोथ कैसे हो रहा है, तो
तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ग्रोथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर इसको जानना है तो इंसुलिन फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का हम लोग स्टडी करेंगे। बाय द इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम द अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडी द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट इंफॉर्मेशन इज obtained about the biological role in the factor of body। तो ये जो जीन लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं उनका क्या करेंगे, मान लिया हमने कोई डिज़ायर जीन अदर सोर्स से लाया और उसको डाल दिया किसी और बॉडी में, और हम उससे क्या देख रहे हैं, उनका उस बॉडी में मतलब उस ऑर्गेनिज्म या होस्ट में डाल दिए, उसके बाद देख रहे हैं वो कौन सा फैक्टर का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट में क्या चेंजेस आए हैं। जैसे और इससे क्या होगा, बायोलॉजिकल रोल ऑफ फैक्टर इन द बॉडी। मान लिया हमने कोई जीन लाया और उसको होस्ट में डाल दिया, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्या फैक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अल्टीमेटली हम ये देख सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल एंड उसके डेवलपमेंट को हम देख सकते हैं एक जीन के लेवल पे, ठीक है, थ्रू दी ट्रांसजेनिक एनिमल। Study of disease, many transgenic animals are designed to increase the understanding how genes contribute to the development of disease। तो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जीन लेवल पे जो डिजीज़ का डेवलपमेंट है उसको देख सकते हैं। देखो जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं, हम ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो टू द डिजीज़, ठीक है। अगर इस ट्रांसजेनिक एनिमल को अगर डिजीज़ हो जा रहा है तो मान लो किसी भी नॉर्मल को, नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल बॉडी को या नॉर्मल ह्यूमन को मतलब वो डिजीज़ होने के चांसेस हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल हम ससेप्टिबल बनाते हैं, ठीक है, सेंसिटिव बनाते हैं, जो तुरंत अफेक्ट करे, तभी तो हम स्टडी करेंगे। अगर उसको अफेक्ट हो जाए मतलब हमें भी अफेक्शन हो सकता है। These are specially made to serve as a model for human disease so that investigation of new treatment of for disease is made possible। तो इसके लिए बहुत सारे ये एज अ मॉडल यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज हम एज अ मॉडल यूज़ करते हैं, जिससे ह्यूमन की डिजीज़ को हम क्या कर ले, इन्वेस्टिगेशन करके उनका पॉसिबल ट्रीटमेंट, उनका जो पॉसिबल उनका ट्रीटमेंट है उसको हम देख लें। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्जाइमर्स। तो ये सारे डिजीज़ के लिए का पहले ही हमें यूज करके हम लोग ट्रांसजेनिक मॉडल का यूज किए हैं, ठीक है। ये सब जितने भी डिजीज़ हैं इनका ट्रीटमेंट के लिए या डिजीज़ को अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम ट्रांसजेनिक का यूज किए हैं, ठीक है। जैसे कैंसर का, सिस्टिक फाइब्रोसिस का, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स का। अब दूसरा जो पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट है। ये थर्ड पॉइंट कि इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज कैसे होता है। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बट सच प्रोडक्ट आर ऑफ्टन एक्सपेंसिव टू मेक। देखो क्या होता है, मेडिसिन का यूज हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। तो वो जो मेडिसिन होता है वो कैसे बना होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का बना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल है द प्रोसीजर टू यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ DNA विच कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज सिमिलर ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीसिक्रीन यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। तो इसमें क्या बोला, अगर हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा ह्यूमन के लिए, तो उसको लोगों तक पहुँचे और थोड़ा सा कम हो, चीप हो उसका कॉस्ट। तो इसके लिए क्या किया गया, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करके बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करा गया। तो लार्ज अमाउंट में ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे प्रोड्यूस हुए, यहाँ पे हम लोग डिज़ायरेबल जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए, मान लिया ये ह्यूमन प्रोडक्ट, ये जो एम्फाइसीमा है, इस डिजीज़ को हमें क्या करना है, इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना है। तो इसके लिए हमें ये चाहिए, ये प्रोटीन चाहिए, तो इसका प्रोडक्शन हम कराएंगे थ्रू दी ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या करेंगे, ये जो डिज़ायरेबल जीन है इसको डाल देंगे एनिमल में एंड उसका लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करा लेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करके हम एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिमिलर द अटेम्प्ट बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया, उसी तरह फिनाइलकीटोनुरिया का भी ट्रीटमेंट ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू कर सकते हैं। एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी प्रोड्यूस द ह्यूमन प्रोटीन इन दिस मिल्क। तो 1997 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक ट्रांसजेनिक काऊ का फॉर्मेशन किया गया। इसमें ये जो काऊ थी ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क का प्रोडक्शन करी थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क था। ठीक है, 2.4 ग्राम पर लीटर। तो उसमें जो प्रोटीन था 2.4 ग्राम 1 लीटर में प्रेजेंट था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट था उस पर। दिस मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बेबीज दैन द नेचुरल काऊ। तो जो नेचुरल काऊ थी हम लोग देखो, जो भी बेबी होती है उनको काऊ का मिल्क हम लोग बोलते हैं पीने को, लेकिन मतलब फीडिंग के लिए हमें बोलते हैं। तो क्योंकि उनमें हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। तो ट्रांसजेनिक जो काऊ है इस जो बनाया गया इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन रहा। ठीक है, नॉर्मल काऊ की अपेक्षा। और ये जो प्रोटीन ये बेबी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वैक्सीन सेफ्टी। Transgenic mice are being developed for use in testing safety of vaccine before they use in human। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक माइस का यूज करके हम वैक्सीन, सब देखो वैक्सीन जो हम लोग पहली बार जब वैक्सीन का हम लोग वो देखते हैं, वैक्सीन का जब हम टेस्टिंग करते हैं सबसे पहले हम किस पे करते हैं, ट्रांसजेनिक माइस पे करते हैं। ठीक है, सब पहले ह्यूमन को नहीं दिया जाता वैक्सीन, पहले उनको क्या किया जाता है, पहले उसका टेस्ट किया जाता है ट्रांसजेनिक माइस पे। ये माइस ऐसे होता है जो बहुत ज़्यादा ससेप्टिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर भी वैक्सीन लगा तो अगर वो तो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल, अगर उस वैक्सीन से इसको इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो मतलब ह्यूमन के लिए भी ये अच्छा साबित होगा। ठीक है, डेवलप फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन सेफ है या नहीं, इसका डेवलपमेंट हम ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया हमने कोई ऐसा वैक्सीन क्रिएट किया जो ह्यूमन के लिए मतलब बेनिफिशियल ही नहीं रहा और हमने डायरेक्टली ह्यूमन को दे दिया, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, ह्यूमन की डेथ हो जाएगी। तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक माइस को देंगे, अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो उस माइस पे भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, तब हम तुरंत उसमें चेंजेस कर देंगे। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन का जो है उसकी टेस्ट भी ट्रांसजेनिक माइस के थ्रू करते हैं। ठीक है, इफ़ सक्सेसफुल हम फाउंड टू अगर हमें लगा कि हाँ ये वैक्सीन रिलायबल है एंड सक्सेसफुल है तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन को देंगे। दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी टेस्ट टू सेफ्टी द बैचेस ऑफ वैक्सीन। तो पहले के टाइम पे क्या करते थे, हम लोग टेस्टिंग करते थे मंकी पे, लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ कर रहे हैं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। ठीक है, आप केमिकल सेफ्टी है या नहीं इसकी टेस्टिंग भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। दिस इज़ नोन एज अ टॉक्सिक सेफ्टी टेस्टिंग। तो टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का। प्रोसीजर इज सेम एज यूज टू टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। एकदम सेम ही है, हम क्या करेंगे, वो जो ड्रग है जो अगर उसमें टॉक्सिक ज़्यादा है तो क्या होगा, ट्रांसजेनिक एनिमल मर जाएगा, और तो वो हम उसकी टॉक्सिसिटी हमें डिफाइन हो जाएगी कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये ह्यूमन पे भी इफेक्ट करेगा। ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, जिससे अगर तो बहुत थोड़ा सा भी इसी की ड्रग की टॉक्सिसिटी है तो वो अफेक्ट कर देगी इस ट्रांसजेनिक एनिमल को और ट्रांसजेनिक एनिमल की डेथ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी टॉक्सिसिटी को प्यूरिफाई करेंगे देन द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं वो कम सेंसिटिव होते हैं, अगर वही ड्रग हम इसको देंगे ना तो इसको इफेक्ट ज़्यादा पता नहीं चलेगा, ही रिकवर्ड ऑल थिंग्स। बट अगर हमने ट्रांसजेनिक एनिमल को दिया, क्या होगा, उस पर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हमें यही तो चाहिए, इफेक्ट तो देखना है। तो अगर इफेक्ट ज़्यादा रहा, अगर
तो इससे अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ठीक है, अगर टॉक्सिसिटी दिख रही है, अगर डेथ हो रही है तो हम उसको तुरंत उसका ह्यूमन को नहीं देंगे। ठीक है। एक्सपोज द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड इफेक्ट स्टडीज, तो इनका उपयोग हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस का एक्सपोजिशन के लिए और इफेक्ट स्टडी के लिए हम यूज करते हैं। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउ टू ऑब्टेन अ रिजल्ट इन लेस टाइम। तो जो टॉक्सिसिटी हम लोग का टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये इस एनिमल, ये टास्क एनिमल में करें, इससे हमें बहुत कम टाइम में हमें ये रिजल्ट मिल जाता है कि टॉक्सिक है कि नहीं वो केमिकल। लास्ट एथिकल इशू, ये लास्ट टॉपिक है। मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन के थ्रू क्या हो रहा है, जो लिविंग अदर ऑर्गेनिज्म है उनमें हम क्या कर रहे हैं, उनके जीन में मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट एनी रेगुलेशन। तो ये हमें अलाउड नहीं है, हम किसी के भी जीन को किसी में भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। Some ethical standards are required to evaluate the morality of human activity that might help harm living the organism। तो इससे क्या हुआ, अब हमारी मोरालिटी बनती है कि हमारा ह्यूमन एक्टिविटी क्या है कि हम किसी भी एनिमल का जिनका मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो अब हम इवैल्यूएट एथिकल स्टैंडर्ड, एक लिमिट आ गया, वो हमें लिमिट और रेगुलेशन के थ्रू हमें मैनिपुलेशन करने को बोलेगा किसी भी जीन को। ठीक है, हम सारे ऐसे एनिमल का यूज नहीं कर सकते, उनके जीन को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कुछ एथिक्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड कंट्रोल है। Going beyond the morality of such issues, biological significance of such things also important। तो मोरालिटी इशू आ रही है, जिससे हमारी मोरालिटी बनती है ना कि हम किसी भी बायोलॉजिकल जो नेचरली है हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो कुछ मोरालिटी इशू आ रहे हैं। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन का मॉडिफिकेशन करके अब हम जरूरी नहीं जो हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट चाहिए हर बार वही मिल रहा है, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, हमें जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिलता है वो हम कम से कम 1000 टाइम हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक बार हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट बनता है। तो बाकी जो थे एनिमल्स उनका क्या हुआ, उनका तो लॉस हुआ ना। तो इसीलिए जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म का, उनसे हमें अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ इश्यूज आए, एथिकल इश्यूज आए जो लिमिटेशन लगा रहा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे। Therefore, Indian government has set up organization such as GEAC। तो इसके लिए इसके कंट्रोल में इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, इसका फुल नेम पूछा हुआ है। ठीक है, which will make the decision regarding the validity of genetically modified research and safety of introducing genetically modified for public services। तो ये जो कमेटी आई जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इसके थ्रू क्या हुआ, जो डिसीजन है जो ऑर्गेनिज्म में की जीन का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं पब्लिक, वो तो हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन का क्यों करें, जिससे पब्लिक सर्विस के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो डिसीजन मिलेगा, हमें मैनिपुलेशन कराना है या नहीं, ये हमें डिसीजन ऑर्डर मिलेगा थ्रू दिस कमेटी। ठीक है, और ये क्या बताएगा हमें, जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च में ये हमें क्या अप्रूवल देगा, तो ही हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मनमानी ऐसे किसी भी का भी नहीं करना है। मॉडिफिकेशन ऑफ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और पब्लिक सर्विसेज एंड मेडिसिन सोर्सेज सो क्रिएटेड अ प्रॉब्लम विद पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। जो ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं पब्लिक सर्विस के लिए, तो उसके वजह से एक और प्रॉब्लम आ गई, क्या, पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। पेटेंट क्या होता है, तो ये आगे हम देखते हैं। देयर आर ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनी आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक यूज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्लांट एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज दैट
that have along the being identified, developed and used by the farmers and indigenous peoples of the specific region or country. तो जो पेटेंट होता है, ग्रांटेड पेटेंट, इसका मतलब अधिकार, किसी जो भी हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो मतलब जैसा मालिक है ना, मालिक को पैसे दे, जैसे एक रूम है, एक घर है, ठीक है, इस घर का पेटेंट किसी आदमी को है, तो मान लिया वो नहीं रह रहा है, लेकिन वो अपने उस रूम में जो भी आएगा उस सबको उसका पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी वहाँ पे एज अ रेंट में आएगा। तो सेम ऐसा ही इसमें भी हुआ, ग्रांटेड पेटेंट में भी क्या किया इसने, प्रोडक्ट जो इंडिजिनस पीपल्स हैं, जो फार्मर्स अनएजुकेटेड पीपल्स हैं, ये लोग ऑलरेडी पहले से उसका प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन ये लोग क्या किए, उस पर पेटेंट, लोग एजुकेटेड कंट्री है और कंपनियां हैं, उन लोग क्या की, इसका यूज करके वो पेटेंट, वो जो स्पीसीज है उसको अपने नाम पे करा ली, उसको क्या के लिए अपने नाम करा ली, ये हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है। तो उसका जो जब वो मार्केट में मार्केटिंग होगी उस प्रोडक्ट की, तो क्या होगा, सारा मनी किसके पास जाएगा, वो पेटेंट के पास जाएगा, पेटेंट के मालिक को। Rice is an important food grain presence of which goes back thousands of years in Asia agriculture history. राइस जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फूड होता है, ठीक है, ये डेली यूज फूड है, ठीक है। जो अगर हम एशिया एग्रीकल्चर की हिस्ट्री पे जाएं तो ये बहुत पुराना, बहुत हज़ार साल पुराना ये फूड का, ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। देयर आर एस्टिमेटेड 2 लाख, ठीक है, 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। तो 2 लाख जो वैरायटी होती है राइस की, वो इंडिया में ही देखने को मिल रही है। सोचो कितनी इसकी वैरायटी होगी अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो। देयर आर द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी राइस की इंडिया में देखने को मिलती है। बासमती राइस इज अ डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। तो जो बासमती राइस है वो किस लिए जाना जाता है, क्योंकि उसकी एरोमा और फ्लेवर काफ़ी डेलिकेसी लगते हैं, ठीक है। और ये 27 इसकी वैरायटी को डॉक्यूमेंटेड किया गया है ओनली इंडिया में। बासमती की 27 वैरायटी देखने को मिली है इंडिया में। देयर इज अ रेफरेंस बासमती इन एंशिएंट टेक्स्ट folklore and poetry. It has been grown for country in 1970 and American company got a patent right on the basmati rice through the US patent. जो बासमती है, बासमती का तो बासमती जो बहुत पुराना, मतलब बहुत ज़्यादा पहले पुराने का, कई बहुत पुरानी सेंचुरी से ही बहुत पहले से ही इसका ग्रो किया जा रहा है। लेकिन 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने इस पे क्या, बासमती राइस पे क्या कर लिया, पेटेंट राइट अपने नाम करा लिया, जो पेटेंट है अपने नाम करा लिया थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस एंड यूएस पेटेंट के थ्रू उसने अपने नाम, इस कंपनी ने, अमेरिकन कंपनी ने अपने नेम करा लिया बासमती राइस का पेटेंट। दिस अलाउ द कंपनी टू सेल द न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन यूएस एंड अब्रॉड। तो इस कंपनी ने क्या कहा कि हमने न्यू वैरायटी की बासमती को प्रोड्यूस किया है यूएस एंड अब्रॉड में। लेकिन जो ये न्यू वैरायटी की बासमती थी वो एक्चुअली उसको क्या किया गया था, एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द फार्मर वैरायटी ऑफ फार्मर हम इंडियन जो फार्मर्स थे, हम इनका प्रोडक्शन कर रहे थे, वहीं से इन्होंने इसको उठाया और क्या कर दिया, सेल्फ पेटेंट करा लिया, अपने नाम पेटेंट कर लिया। तो इन्होंने कैसे किया था, इंडिया बासमती क्रॉस विद सेमी डॉर्फ वैरायटी एंड क्लेम इन इन्वेंशन एंड नोवेल्टी। इन्होंने क्या किया, इंडियन की बासमती चावल को और उनका क्रॉस उन्होंने करा दिया सेमी डॉर्फ वैरायटी प्लांट के साथ, ठीक है। तो इसका जो साइज बासमती वही प्रोडक्ट वही था, बस उसकी जो साइज़ है वो कम करा दिया। और क्या कहा उन लोग ने कि हमने नई इन्वेंशन किया और पेटेंट अपने नाम करा लिया। द पेटेंट एक्सटेंड टू द फंक्शनल इक्विवेलेंट इम्प्लाइंग द अदर पीपल सेलिंग द बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट।
एक बार जब पेटेंट किसी के नाम आ गया तो क्या होता है, वो किसी पे भी अगर किसी उसी वैरायटी की मतलब वही प्रोडक्ट किसी और ने अपने नाम कराना चाहे उस या सेलिंग करने किया बिना बिना जो जिसके नाम पेटेंट है, बिना उसके अलाउंस के बिना उसके अलाउ के ही अगर किसी ने सेलिंग की बासमती राइस की, तो उससे क्या पड़ेगा, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। उस रिस्ट्रिक्टेड है, तो जिसके नाम पेटेंट है वो ही बासमती राइस का पेटेंट मतलब सेलिंग करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। बाकी सब रिस्ट्रिक्टेड है। सेवरल अटेम्प्ट हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजेज प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन। तो बहुत बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट हुए हैं पेटेंट यूज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बेस्ड इन इंडिया। तो बहुत बार ये जो पेटेंट है हमारी इंडिया का चुराया गया है, ठीक है। जैसे एक इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन है, जैसे टर्मरिक नीम, ये भी एक उसी में से आता है। इफ़ वी आर नॉट विजिलेंट एंड वी आर नॉट इमीडिएट काउंटर दिस पेटेंट एप्लीकेशन, अदर कंट्री इंडिविजुअल्स में इन कैश in our rich legacy and we may not be able to do anything about it। तो अगर हम अवेयर नहीं हुए पेटेंट्स के लिए और चीज़ों से, अगर हम लोग क्या हुआ अवेयर नहीं हुए, तो क्या हुआ है, बात जो एजुकेटेड हैं, जो एकदम डेवलप कंट्री है, वो हमारी रिच लेगेसी का क्या यूज कर लेगी और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें अब अवेयरनेस दिखाना होगा। तो बायोवायरेसी इज़ द टर्म यूज टू refer to use of bioresource by the multinational company and other organization without proper authorization from the country and people concerned without the compensatory payment। तो बायो पायरेसी में क्या होता है, किसी का भी बायो रिसोर्स, किसी का भी रिसोर्सेस, किसी भी देश का या कंट्री का भी हमने रिसोर्सेज यूज किया, हमने नहीं, जिसने भी अगर कोई मल्टी नेशनल कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी कंट्री का बायो रिसोर्स यूज किया, तो उसे परमिशन लेनी होगी उस कंट्री से या उस कंट्री से रिलेटेड पर्सन मतलब पीपल से, तो ही जाके और उसके लिए फिर उसके बाद उसको कंपनसेटरी पेमेंट देना पड़ेगा, तो ही वो ये काम कर सकता है, अदरवाइज ये रिस्ट्रिक्टेड है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशन आर रिच इन फैसिलिटी बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल नेशन जो होती हैं वो फाइनेंशियली तो रिच है, बट उनके पास वो जो डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं हैं, उनकी बायोडाइवर्सिटी कम है, ठीक है। तो उनके में जो रिसोर्सेस हैं वो कम नहीं है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल वो डेवलप्ड है। इन कंट्रास्ट डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायो रिसोर्सेज। और अगर जो डेवलप कंट्री नहीं है, जो डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग में है और या अंडर डेवलप कंट्री है, उनके पास बायो रिसोर्सेज की तो बहुत ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, बट उनके पास वो जो नॉलेज है वो कैसा है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायोरिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन एंड आल्सो बी यूज टू सेव द टाइम एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द कमर्शियलाइजेशन। तो ट्रेडिशनल नॉलेज के होने से बायोरिसोर्सेज में ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से वो लोग क्या करें, रिसोर्सेज का यूज करें, तो इसका फ़ायदा उठा लेती है मॉडर्न जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बायो रिसोर्सेज जो ट्रेडिशनल नॉलेज से उसको अब हम मॉडर्न तरीके से यूज़ करके क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छा ले रहे हैं और कम अपना टाइम बचा रहे हैं और अच्छे हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या कमर्शलाइजेशन बढ़ रहा है और कंट्री का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस इनएडिक्वेट एंड कंपनसेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन द डेवलप एंड डेवलप कंट्रीज। तो ये जो इससे का रियलाइजेशन हुआ, इनजस्टिस इनएडिक्वेट एंड कंपनसेशन बेनिफिट शेयरिंग, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अब, ठीक है। सबके साथ क्या हो, जस्टिस होना चाहिए और क्या जो भरपाई है वो भी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ये सब होगा तो ही डेवलप एंड डेवलप कंट्री के बीच में क्या होगी, बेनिफिशियल शेयरिंग होगी, ठीक है। ऐसा नहीं किसी एक ने यूज कर लिया बायो रिसोर्सेज, जो डेवलप कंट्री है वो जो बायो रिसोर्सेज है अनडेवलप कंट्री का यूज करके वो रिच होते जा रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, अब क्या होगा, डेवलपिंग एंड डेवलपिंग कंट्री दोनों में तभी शेयरिंग होगी जब
हर चीज़ का जस्टिफिकेशन होगा। देयर आर सम नेशन आर डेवलपिंग लॉ टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो कुछ नेशंस ऐसे, कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जो क्या की कुछ लॉ डेवलप की, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने बायो रिसोर्सेज या ट्रेडिशनल नॉलेज को क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन से रोक दिया। ठीक है, वो जैसा है उनका बायो रिसोर्स है वो वैसा ही चाहते हैं, उसको एक्सप्लॉयट होने नहीं देना चाहते। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर्ड सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। तो इंडिया पार्लियामेंट ने सेकेंड अमेंडमेंट इंडियन पेटेंट बिल को पास को जारी किया। ठीक है, जिसमें क्या इंक्लूड किया, इन कंसिडरेशन ऑफ इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इस इंडिया पार्लियामेंट ने जो इंडिया पेटेंट बिल पास किया, उसमें क्या उन्होंने इंक्लूड किया, पेटेंट रिलेटेड और इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च वगैरह और डेवलपमेंट में एक्शन लिया उन्होंने। ठीक है, चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।